नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में कि प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उस मंत्रिपरिषद को लेकर संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और वहाँ से लेकर कौन कौन से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति की सलाह के लिए, यानी राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का प्रधान होता है और वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। तो उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं। अन्य उपबंध से हमारा मतलब है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा, वो मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा, मंत्रिपरिषद का आकार किसको रहेगा और अगर मंत्री को किसी को बर्खास्त करना है तो वो कौन करेगा। तो मंत्रियों से संबंधित अन्य जो उपबंध है वो अनुच्छेद 75 में, यानी मंत्रिपरिषद से संबंधित दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित अन्य उल्लेख। पूछते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या रहेगा, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। तो अन्य उपबंध कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है कि मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना है या किसी मंत्रिपरिषद का गठन करना है तो मंत्रिपरिषद का गठन है वो राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाएगा, तो मंत्रियों को जो शपथ है वो शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। मंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, मंत्री अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। ये याद रखने बिंदु, एक मंत्री अगर अपना त्यागपत्र सौंपता है तो वो किसे सौंपता है, वो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र सौंपता है। और दूसरा ये आता है कि इनमें विभागों का बंटवारा कौन करता है। विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। विभागों का जो बंटवारा है वो भी प्रधानमंत्री करते हैं। और किसी मंत्री का विभाग बदलना हो तो भी वो प्रधानमंत्री का खुद का विवेकाधिकार है। किसी मंत्री का विभाग बदलना हो या विभाग का आवंटन करना हो वो प्रधानमंत्री का दायित्व है। मंत्रिपरिषद का आकार क्या रहेगा, अनुच्छेद 75 के तहत ही 91 में इसमें जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो आकार क्या रहेगा। मंत्रिपरिषद का जो आकार है लोकसभा की सीटों का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। अधिकतम लोकसभा की जो सीटें हैं 543, उस 543 का 15% मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है, उससे अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। उत्तरदायित्व, मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न को याद रखना, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न की प्रकृति से याद रखना कि क्या पूछा है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब तक लोकसभा में उनका विश्वास बना है तब तक वो अपने पद पर आसीन रह सकते हैं और लोकसभा में अपना विश्वास मत खो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद की सलाह की प्रकृति, जैसा कि अनुच्छेद 74 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब वो मंत्रिपरिषद जो होगी यह राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को माने या ना माने, उसकी क्या प्रकृति है। तो उस सलाह के बारे में संविधान के 42वें और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो सलाह है वो बाध्यकारी होगी।
मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है वो राष्ट्रपति के लिए मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति उस सलाह को, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह उनको भेजी है उस सलाह को मानना उसके लिए बाध्यकारी है। यानी राष्ट्रपति सब विवेक से निर्णय नहीं ले सकते। तो सलाह की प्रकृति याद रखना, ये बाध्यकारी प्रकृति है। इसके अलावा जो मंत्री हैं वो, उन मंत्री को पद से कौन हटा सकता है, उनको पद से बर्खास्त कौन कर सकता है? मंत्रियों को पद से बर्खास्त राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर बर्खास्त, पदच्युत करने का या बर्खास्त करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है और प्रयोग वो करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये अनुच्छेद 74 और 75 को लेकर, अनुच्छेद 74 और 75 में राष्ट्रपति और उसकी जो सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है उसके संबंध में उल्लेख किए गए हैं। इसके बाद में है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो किस प्रकार से होता है। इसके बाद में है केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना किस प्रकार की होती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। उन मंत्रियों यानी 3 मंत्रियों की श्रेणियां होती है। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। 3 प्रकार की मंत्रियों की श्रेणी होती है। तो कैबिनेट मंत्री में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उन विभागों के मुखिया होते हैं वो कैबिनेट मंत्री है। और यहाँ क्यों कहे कि जिसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है उसके ऊपर फिर प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के ऊपर कोई मंत्री नहीं होते, तो वो अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं कैबिनेट मंत्री। और महत्वपूर्ण विभाग हैं वो किसी एक कैबिनेट मंत्री को देकर उसमें उसको फ्री हैंड दिया जाता है कि उन्हें काम करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं और इनका जो आकार है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है, बहुत ही कम कैबिनेट मंत्री रखे जाते हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए जाते हैं। दूसरा होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री ये दर्जे में कैबिनेट मंत्री से थोड़े नीचे के स्तर के होते हैं और इन राज्य मंत्री में ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। किसी एक महत्वपूर्ण विभाग है, उस विभाग को कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है और उसे सहायक के तौर पर राज्य मंत्री काम करते हैं। ये अपने विभाग के सर्वे सर्वा नहीं होते हैं, अपने विभाग के मुखिया नहीं होते हैं। ये विभाग के सर्वे सर्वा उसी स्थिति में होते हैं जब इन्हें उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कई बार आप देखते हैं कि जो छोटे मंत्रालय होते हैं उन छोटे मंत्रालयों किसी राज्य मंत्री को देकर उस राज्य मंत्री के आगे उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। तो जब इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तब वो इस विभाग के मुखिया बन जाते हैं, विभाग में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। और अन्यथा ये होता है कि एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसके अधीन राज्य मंत्री काम करते हैं। एक विभाग में एक मंत्री या 2 राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, जैसे कोई बड़ा मंत्रालय वित्त मंत्रालय हो तो उसमें 2 वित्त राज्य मंत्री रखे जाते हैं। उप मंत्री ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इन दोनों के सहायक के तौर पर काम करते हैं। ये अपने विभाग के मुखिया न तो किसी भी स्थिति में होते हैं और ना ही इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। तो इस प्रकार से मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। मुख्यतः अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछले काफ़ी समय से 2 ही प्रकार की श्रेणियों का प्रयोग किया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। उप मंत्री की श्रेणी का कम प्रयोग किया जाता है और किसी युवा लोगों को सीखने के लिए उप मंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है। और कैबिनेट की जो बैठक होती है यानी मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उस बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री भाग नहीं लेते। संरचना में एक और नया हालिया वर्षों में घटा गया संसदीय सचिव। संसदीय सचिव ये इन्हें भी मंत्री नहीं माना जाता है, लेकिन लोकसभा सरकार में असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए या नए युवा नेताओं को कामकाज सीखने के लिए कई बार संसदीय सचिव बनाया जाता है। तो संसदीय सचिव इनके किसी मंत्री के अधीन इनको लगाया जाता है, राज्य मंत्री के अधीन, जो उस काम को सीखने का प्रयास करते हैं और इन्हें जो शपथ है वो प्रधानमंत्री दिलाता है। ये याद रखना, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री। बाकी प्रधानमंत्री शपथ किसी को नहीं दिलाता, किसी भी पदाधिकारी को प्रधानमंत्री शपथ नहीं दिलाता, केवल राष्ट्रपति शपथ दिलाता है।
संसदीय सचिव ही एकमात्र ऐसा पद है जिसको प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं और ये अपना त्याग पत्र भी प्रधानमंत्री को ही देते हैं। तो यानी संसदीय सचिव उन युवा नेताओं को बनाया जाता है जिन्हें प्रबंधन की क्षमता डेवलप करनी होती है, उन्हें राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के सहायक के तौर पर उन्हें लगाया जाता है। तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं और ये एक इस हालिया वर्षों में उत्पन्न हुई एक नई प्रकार की श्रेणी है जो संतुष्ट करने के लिए, युवाओं को काम करने सीखने के लिए बनाई गई है। उसके बाद में आते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री के पद का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं। याद रखना, उप प्रधानमंत्री के पद का भारत के संविधान में कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, लेकिन व्यवहार के तौर पर कहीं प्रधानमंत्रियों ने अपने उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। तो कौन कौन से भारत में अब तक जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? 5 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अब तक 5 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। वो 5 किस किस के कार्यकाल में रहे हैं, इन्हें थोड़ा याद करना जरूरी है। सरदार पटेल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय उप प्रधानमंत्री रहे थे। नेहरू जी ने अपना उप प्रधानमंत्री से उनको बनाते हैं जैसे कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर का दर्जा इन्हें दिया जाता है। वैसे होता कैबिनेट मंत्री के बड़ा, लेकिन व्यवहार में इनका जो सम्मान है वो कैबिनेट मंत्रियों से अव्वल दर्जे का दिया जाता है। बाकी इन्हें कैबिनेट मंत्री के कैडर में ही रखा जाता है, लेकिन व्यवहार में इनको सम्मान थोड़ा अधिक दिया जाता है। तो सरदार पटेल नेहरू जी के समय उप प्रधानमंत्री के पद पर थे। मोरारजी देसाई, ये इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी पहले कार्यकाल में, तो इस कार्यकाल में इन्हें उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया था। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, ये उप प्रधानमंत्री रहे थे मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई की सरकार जब 1977 में आपातकाल के बाद में जब चुनाव हुए, उन चुनावों के बाद में मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। बाबू जगजीवन राम के नाम ये रिकॉर्ड भी है कि वो एक ही विभाग में नहीं, भारत में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो बाबू जगजीवन राम के नाम है। कैबिनेट मंत्री सबसे लंबे समय तक बाबू जगजीवन राम रहे, बिहार से आते थे, बड़े 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 दलित नेता थे। उसके बाद में है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार रही उस सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे थे। अब उसके बाद में आता है मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल, यानी संविधान के अंदर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों हैं। इनके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि मंत्रिमंडल किसे कहते हैं और मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं। आपके समझने के लिए दृष्टि से जरूरी है। यानी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार की जो श्रेणियां हमने पढ़ी थी कि कैबिनेट मंत्री इसके अंतर्गत आते हैं, राज्य मंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं, उप मंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं, और इस मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये फ़र्क है मुख्य रूप से। इसमें केवल यानी जितने भी कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री वो मंत्रिमंडल कहलाते हैं। और मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं, वो मंत्रिपरिषद में आते हैं। ये व्यवहार में, और इन्हें इंग्लिश में कैबिनेट भी कहा जाता है, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसका जो आकार है वो आकार बड़ा होता है और इसका जो आकार है वो छोटा होता है। दूसरा, ये जो इसका जो संविधान में वर्णन है वो अनुच्छेद 74 और 75 में इसका अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में इनका उल्लेख है, और इसका अनुच्छेद 252 में उल्लेख, अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है, और वो भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 74 और 75 में किया जाता है, और मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में कहीं में भी मंत्रिमंडल शब्द या कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता, राष्ट्रीय आपात को
हटाने के लिए केवल कैबिनेट, इसमें पूरी संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, केवल कैबिनेट के निर्णय से ही उस राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 44 के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में। तो यह वहाँ इसका उल्लेख पहली बार आया है और एक ही बार इसका उल्लेख आया है। उसके बाद में जो शक्तियाँ, जो संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 के तहत जो शक्तियाँ दी गई है वो मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ हैं, लेकिन ये केवल कागजों में हैं। व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद ही, मंत्रिमंडल करता है। व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग और ये अपने विभाग के मुखिया होने के कारण ये अधिक शक्तिशाली होते हैं। ये व्यवहार, ये कागजों में अधिक शक्तिशाली है, बाकी व्यवहार के अंतर्गत कम है। दूसरा महत्वपूर्ण ये बात यह है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक बैठक कभी नहीं होती है। पूरी मंत्रिपरिषद की एक साथ बैठक कभी नहीं होती है और मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो अक्सर बैठक होती है। किसी भी और संविधान के अंदर या संसदीय कार्य प्रणाली में मंत्रिमंडल की बैठकों का विशेष महत्व है कि आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया, आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया, तो इनकी अक्सर बैठकें होती हैं और बैठक के अंतर्गत नहीं कई निर्णय सामने आते हैं। तो ये इस प्रकार के महत्वपूर्ण अंतर है इन कैबिनेट में और मंत्री परिषद में। उसके बाद में एक घटक आता है किचन कैबिनेट। ये मीडिया के द्वारा एक कई बार शब्द प्रयोग किया जाता है किचन कैबिनेट। किचन शब्द का अर्थ है, व्यवहार में जानते हैं कि रसोई घर। तो यह एक छोटा समूह होता है जो एक मंत्रिपरिषद होती है। उन मंत्रिपरिषद में 4 या 5 महत्वपूर्ण मंत्री जो प्रधानमंत्री के विश्वस्त होते हैं, उन मंत्रियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। कि पूरी सरकार के, पूरी मंत्रिपरिषद में तो मंत्रिमंडल की चलती है और इस मंत्रिमंडल में इन 4 लोगों की चल रही है। तो जिन 4 लोग जो प्रभावी होते हैं, ये अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय अलग अलग लोग रहे। नेहरू जी के समय ये सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ये लोग रहे थे। इंदिरा जी के समय ये अलग लोग रहे थे। राजीव गांधी के समय किचन कैबिनेट अधिक प्रभावी हो गया था। कई बार प्रश्न, तो यहाँ से प्रश्न यही याद पूछे जाते हैं कि राजीव गांधी के समय जो किचन कैबिनेट है वो अधिक प्रभावी था, यानी सारे महत्वपूर्ण निर्णय है वो किचन कैबिनेट में लिए जाते थे। तो नेहरू जी के समय भी किचन कैबिनेट का जिक्र आता है, इंदिरा जी के समय भी किचन कैबिनेट का जिक्र, मोरारजी के समय भी जिक्र आता है। तो सबसे अधिक जो जिक्र आता है वो राजीव गांधी के समय आता है कि उस समय किचन कैबिनेट अधिक प्रभावी थी। वर्तमान में भी अभी किचन कैबिनेट का जिक्र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मंत्री हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ऐसे जो किचन कैबिनेट की श्रेणी में आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, केंद्रीय मंत्री परिषद। इससे संबंध में परीक्षा में जो भी सवाल आए उन्हें बेहतर तरीके से तैयार करें। धन्यवाद।